अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी हाउ अमित शाह बिकेम चाणक्य। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। Alex Shaktari parts of guys, let's start. बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, मगर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उत्तर प्रदेश। पिछले 10 सालों से बीजेपी यहाँ स्ट्रगल कर रही थी और लास्ट इलेक्शन में सिर्फ 10 सीट जीती। यहाँ एंट्री होती है अमित शाह की। उन्हें सिर्फ 6 महीने दिए जाते हैं सिचुएशन को पलटने के लिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से बीजेपी यहाँ नहीं जीत सकती। स्टेट पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का डोमिनेंस है। लोकल बीजेपी लीडरशिप कमजोर है और बटी हुई है। मगर शाह क्या करते हैं, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, इंफॉर्मेशन को स्पॉन्ज की तरह सोक करते हैं, बूथ कम्युनिटीज बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,40,000 पोलिंग स्टेशन है। हर एक के लिए शाह 7 से 10 मेंबर्स की मैनेजमेंट कमेटी बैठाते हैं। वोटर्स की लिस्ट उनके फोन नंबर्स के साथ कलेक्ट की जाती है। वर्कर्स को घर घर जाने को कहते हैं। मगर यहाँ आता है उनकी स्ट्रैटेजी का ब्रिलियंट पार्ट। शाह यूपी की सोशल कॉम्पोजिशन जानते थे। मुस्लिम्स और दलित कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने उन पे टाइम वेस्ट किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपर कास्ट और नॉन यादव ओबीसीज को अट्रैक्ट करने पे फोकस किया। वो लोग जो रूलिंग पार्टी की मुस्लिम और यादव सेंट्रिक फोकस से तंग आ गए थे। उनका मैसेज क्लियर था, मुस्लिम्स को अपील किया जा रहा है, रिजर्वेशन उन्हें तुम्हारे एक्सपेंस पे दी जा रही है। और फिर आता है मुजफ्फरनगर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ कुछ महीने पहले ही हिंदू मुस्लिम राइट से 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। शाह यहाँ हीलिंग की बात नहीं करते हैं, वो रैलीज करते हैं इमोशनल चार्ज स्पीचेस के साथ। बीजेपी 3 ऐसे कैंडिडेट्स को फील करती है जिन पर ऑफिशियली राइट्स भड़काने के एलिगेशंस थे। स्ट्रैटेजी काम कर जाती है और 2014 में बीजेपी उत्तर प्रदेश जीत जाती है। 22 अक्टूबर 1964 गुजरात के एक छोटे से शहर मानसा में एक लड़का पैदा होता है, एक ऐसे परिवार में जो पीवीसी पाइप बिजनेस चलाता है। कंफर्टेबल लाइफ, अपर कास्ट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। अमित अनिल चंद्र शाह के बचपन के दिन कुछ ऐसे थे। उन्होंने अपने टीनेज ईयर्स में आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, लोकल शाखास अटेंड की, मगर आरएसएस यूनिफॉर्म में शाह की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है, ना व्हाइट शर्ट ना खाकी शॉर्ट्स। जो हम जानते हैं वो ये है कि ग्रेजुएशन के बाद बायोकेमिस्ट्री की डिग्री के साथ शाह अपने पिता के पीवीसी पाइप बिजनेस में काम कर रहे थे। उनके पास पैसा था, ज्यादा बोलते नहीं थे और गुजराती बिजनेस कम्युनिटी में गहरी पहचान थी, जिसमें फ्यूचर बिलियनर गौतम अदानी भी शामिल थे। फिर आता है 1982। एक 18 साल का अमित शाह एक कमरे में एंटर करता है और एक ऐसे आदमी से मिलता है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी, नरेंद्र मोदी। मोदी शाह से लगभग डबल एज के थे। आरएसएस के प्रचारक, गुजरात के 3 आरएसएस डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर थे। उस पहली मीटिंग में क्या हुआ हम नहीं जानते। शाह ने शुरू से ही इस रिलेशनशिप को सीक्रेसी के लेयर्स में लपेट के रखा है, लेकिन इतना क्लियर है, मोदी ने यंग अमित शाह में कुछ देखा और शाह ने मोदी में वो चीज देखी जिसकी उसी तलाश थी। मोदी चेहरा बनेंगे और शाह मशीन। बीजेपी के स्टूडेंट विंग ज्वाइन करने के बाद 1986 तक वो फुल टाइम पार्टी मेंबर बन चुके होते हैं। साथ ही मोदी बीजेपी के अंदर ऊपर चढ़ रहे थे और जहां जहां मोदी जाते, शाह उनके साथ जाते। अगले 15 साल तक शाह एक भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक लॉन्ग गेम खेल रहे थे। 1995 में जब बीजेपी गुजरात में केशुभाई पटेल के अंदर अपनी पहली सरकार बनाती है, मोदी पटेल के एडवाइजर बन जाते हैं और शाह को भी अपने साथ ले आते हैं। मोदी ने पटेल को कन्विंस कर लिया था शाह को गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाने के लिए। यही शाह की अप्रेंटिसशिप थी, पर्दे के पीछे काम करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, राइवल्स आइडेंटिफाई करना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना। ये वो स्किल्स थे जो मोदी बाद में नेशनल लेवल पर यूज करेंगे। 2001 मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे और तुरंत अमित शाह के साथ सिस्टमैटिकली उन लोगों को साइडलाइन करना शुरू कर देते हैं जो मोदी की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते थे। केशुभाई पटेल बाहर कर दिए जाते हैं, शंकर सिंह वदेला पार्टी छोड़ देते हैं, सुरेश मेहता पॉलिटिकली इररेलेवेंट बना दिए जाते हैं। फिर आता है फरवरी 2002। 3 दिन तक गुजरात में मॉब्स ने तबाही मचा दी, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। मोदी ने हमेशा इस हिंसा की जिम्मेदारी से इनकार किया है। कोर्ट्स ने बाद में उन्हें क्लियर भी कर दिया, मगर राइट्स के बाद जो होता है वो देखने लायक था। मोदी ने पूरे गुजरात में एक प्राइड मार्च निकाली और इस कैंपेन के कमांडर थे
अमित शाह। राइट्स के बाद दिसंबर 2002 में मोदी अपना पहला इलेक्शन जीत जाते हैं 75,000 वोट्स के मार्जिन से। शाह अपनी सीट जीतते हैं 1,98,000 वोट से, मोदी के मार्जिन से 2 गुना ज्यादा। 2007 में शाह अपना मार्जिन बढ़ाकर 2,35,000 वोट्स कर देते हैं। वो लगातार 4 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत चुके होते हैं। जब मोदी ने शाह को अपनी कैबिनेट में शामिल किया तो उन्हें 12 मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज दिए। होम, लॉ एंड जस्टिस, प्रिजन, बॉर्डर सिक्योरिटी, सिविल डिफेंस, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, प्रोहिबिशन, होम गार्ड, ग्राम रक्षक दल, पुलिस, हाउसिंग, लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। 12 पोर्टफोलियोज। सोचिए जरा, अक्सर गवर्नमेंट में 3 या 4 पोर्टफोलियोज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने जाते हैं। शाह के पास 12 थे। मोदी की कैबिनेट में सिर्फ एक ही मिनिस्टर के पास रियल पावर थी, अमित शाह। कैबिनेट मीटिंग्स में बोलने वाले भी वही होते थे। मोदी की लार्जली पपेट कैबिनेट में शाह गुजरात के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी बन चुके थे। और फिर आते हैं एनकाउंटर्स। 2002 से 2006 के बीच गुजरात पुलिस के 32 ऑफिसर्स बाद में जेल जाते हैं फेक एनकाउंटर्स किलिंग के लिए। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस थे जिन्हें शूटआउट्स के नाम पर दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 ऐसी डेथ्स की जांच के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई। 2010 में सीबीआई अमित शाह पर चार्जेस फाइल करती है किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और मर्डर के लिए। एजेंसी का कहना था कि शोहराबुद्दीन शेख और उनकी वाइफ को मारने वाले पुलिस ऑफिसर्स शाह के ऑर्डर्स पर काम कर रहे थे। सीबीआई ने यह भी कंफर्म किया कि शेख एक गैंगस्टर था जो कई सालों तक गुजरात पुलिस के साथ कोलैबोरेट कर रहा था। शाह को साबरमती जेल भेज दिया जाता है। वो 3 महीने अंदर रहते हैं। बेल पर रिलीज होते वक्त कोर्ट एक कंडीशन लगाता है, ट्रायल के एंड तक उन्हें गुजरात से बाहर रहना होगा। जर्नलिस्ट्स उन्हें इनफॉर्मल तौर पर टेलीपार कहने लगे। एक ऐसे आदमी के लिए जो गुजरात का सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन था, ये एक स्पेक्टेकुलर फॉल था। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म होती हुई लग रही थी, लेकिन शाह ने यहाँ एक ब्रिलियंट मूव किया। उन्होंने अपनी एग्जाइल को अपॉर्चुनिटी बना ली। गुजरात से बाहर रहकर शाह दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और अगले 2 साल वो देश की सोशल डायनामिक्स स्टडी करते हैं। नेशन वाइड आरएसएस लीडरशिप से रिलेशंस बनाते हैं। हजारों बीजेपी वर्कर्स के साथ डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन डेवलप करते हैं। मगर शाह अपनी कमबैक प्लान नहीं कर रहे थे। वो मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने का ब्लूप्रिंट बना रहे थे। मर्डर चार्जेस के बावजूद, एग्जाइल के बावजूद, शाह की लॉयल्टी मोदी के प्रति कभी हिली नहीं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह का क्रिमिनल केस गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया और उन्हें वापस घर आने की इजाजत मिली। शाह एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी से असेंबली इलेक्शन जीत जाते हैं। और फिर आता है 2013। मोदी को बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जाता है। अब मोदी को चाहिए था एक ऐसा आदमी जो उत्तर प्रदेश में कैंपेन चला सके, इंडिया का सबसे इलेक्टोरली क्रूशियल स्टेट, कोई जिसे वो पूरी तरह ट्रस्ट कर सके। मोदी ने चुना अमित शाह, एक ऐसा आदमी जो अभी भी मर्डर चार्जेस का सामना कर रहा था। 12 जून 2013 अमित शाह ऑफिशियली बीजेपी के उत्तर प्रदेश कैंपेन का चार्ज संभालते हैं। वो लखनऊ लैंड करते हैं अपनी कोर टीम के साथ और स्टेट के बीजेपी लीडर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बूथ्स पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहते हैं। सालों से उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल टेरिटरी माना जाता था। शाह यूपी की सोशल कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं और एक कोल्ड कैलकुलेशन करते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्कुल रूटलेस थी। मुस्लिम अपीजमेंट का नैरेटिव पुश किया जाता है। मोदी के चाय बेचने वाले ओबीसी बैकग्राउंड को हाईलाइट किया जाता है। मैसेज क्लियर था, बीजेपी तुम्हारी पार्टी है, बाकी पार्टीज मुस्लिम सी पार्टी है। शाह अयोध्या जाते हैं, वो डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट जहाँ बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और वहाँ एक प्रॉमिस करते हैं, यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलल्ला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। पूरी कैंपेन के दौरान ये राम मंदिर का एक लौता एक्सप्लिसिट रेफरेंस था। जब मोदी रैलीज में डेवलपमेंट और गवर्नेंस की बात कर रहे थे, शाह हिंदू नेशनलिस्ट बेस को ये सिग्नल दे रहे थे कि मोदी लेड बीजेपी उनके कोर कंसर्न्स नहीं भूली है। साथ ही शाह ने इंटरनल राइवल्स को भी सिस्टमैटिकली खत्म किया। एलके अडवाणी साइडलाइन हो जाते हैं, मुरली मनोहर जोशी को वाराणसी सीट छोड़नी पड़ती है मोदी के लिए, सुषमा स्वराज को पब्लिकली कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है जब वो कंप्लेन करती है। पुरानी बीजेपी वाजपेयी, अडवाणी और जोशी की पार्टी कुछ लिमिट्स मानती थी, कुछ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलो करती थी। शाह ने उसी पार्टी को अंदर से तोड़ दिया और कुछ नया बनाया, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा रूटलेस, ज्यादा सेंट्रलाइज्ड। जो सिस्टम उभर कर आया वो था टोटल सेंट्रलाइजेशन। ऊपर सिर्फ मोदी और शाह और नीचे सब एक्सपेंडेबल। और स्ट्रैटेजी काम करती है। मई 2014 में जब रिजल्ट्स आते हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीट्स जीत जाती है। अपनी नई अगाए अपना दल के साथ टोटल
73 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिंगल डिजिट्स में सिमट जाती है। नेशनल लेवल पर बीजेपी 30 सालों में पहली बार अपने दम पर मेजॉरिटी जीतती है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और अमित शाह उन्हें बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जिस आदमी के खिलाफ मर्डर का केस चल रहा था वो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बन चुका था और पूरी पार्टी चुपचाप लाइन में खड़ी हो जाती है। सिर्फ 6 महीने बाद दिसंबर 2014 में शाह के खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाते हैं। जज MB गोसावी शाह की बात मान लेते हैं कि पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। CBI इस डिसीजन को चैलेंज तक नहीं करती है। अमित शाह फ्री हो जाते हैं और फिर वो अपना एम्पायर बनाना शुरू करते हैं। 2014 से 2019 तक बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर अमित शाह पार्टी को एक इलेक्ट्रल जगरनॉट में बदल देते हैं। जब शाह ने चार्ज लिया बीजेपी के पास लगभग 3.5 करोड़ मेंबर्स थे। सिर्फ 5 साल में ये नंबर बढ़कर 18 करोड़ हो जाती है, लगभग 6-fold इंक्रीज। 2018 तक बीजेपी 28 में से 21 स्टेट में सरकार चला रही होती है। जिस दिन अमित शाह बीजेपी प्रेसिडेंट बनते हैं उसी दिन से उन्होंने 2019 इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी थी। अक्सर नेता जीत के बाद सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। शाह ने 5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी। जब बाकी पार्टीज मिनिस्ट्रियल पोजीशंस पर लड़ रही थी शाह बूथ्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। जब ऑपोजिशन लीडर्स सिर्फ स्पीचेस दे रहे थे शाह सिस्टम्स बिल्ड कर रहे थे। उनका मेथड था माइक्रो मैनेजमेंट। उन्होंने पार्टी का पूरा फोकस बूथ पर खड़ा कर दिया। इंडिया में लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ्स हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी कंटेस्ट करती थी वहाँ एक छोटी टीम पोटेंशियल बीजेपी वोटर्स को आइडेंटिफाई करती थी और इंश्योर करती है कि वो वोट देने आए। रिजल्ट हिस्टोरिक थे। 2019 में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी मेजॉरिटी दी थी और अमित शाह 54 साल की उम्र में यूनियन होम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। अक्यूज मर्डरर से होम मिनिस्टर तक सिर्फ 9 सालों में। लेकिन शाह के पास सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और हथियार था। उन्होंने ऑपोजिशन को एक्टिवली वीक कर दिया। उनकी पोचिंग स्ट्रेटजी सिंपल थी। ऑपोजिशन पार्टीज के पावरफुल रीजनल लीडर्स को आइडेंटिफाई करो, उन्हें पैसा ऑफर करो, मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, इन्वेस्टिगेशन से प्रोटेक्शन जो भी चाहिए और उन्हें बीजेपी में ले आओ। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं था, ये था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब किसी पार्टी का लोकल हीरो डिफेक्ट करता है पूरा कैडर डिमोरलाइज हो जाता है। सालों की मेहनत से बनाई गई इमेज एक पल में कोलैप्स हो जाती है। वर्कर्स को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। लॉयल्टी और आइडियोलॉजी का नैरेटिव टूट जाता है। मगर पोचिंग के लिए पैसे आते कहाँ से थे? 2017 में मोदी गवर्नमेंट एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कंपनीज और इंडिविजुअल्स नेशनल बैंक से बॉन्ड खरीद सकते थे और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते थे अनोनिमसली। पब्लिक को कभी पता ही नहीं चलता कि पैसा कौन दे रहा है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। लगभग आधे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को मिले थे। जब कोर्ट ने बैंक के डोनर्स की आइडेंटिफाई डिस्क्लोज करने का ऑर्डर दिया तो पता चला टॉप 30 बीजेपी डोनर्स में से लगभग आधे डोनर्स ने अपना डोनेशन गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के रेड के तुरंत बाद दिया था। सोचिए जरा, एक कंपनी पर इनकम टैक्स या किसी और एजेंसी का रेड होता है, कुछ दिनों में वो करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर रूलिंग पार्टी को डोनेट करती है। ये फंड रेजिंग नहीं, ये प्रोटेक्शन मनी था जो पॉलिसी के जरिए लीगल बना दी गई थी। होम मिनिस्टर के तौर पर अमित शाह इंडिया के कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज के ड्राइविंग फोर्स रहे। ऑफिस संभालते हुए उन्हें सिर्फ 2 महीने हुए थे जब उन्होंने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को रिवोक करने का अनाउंसमेंट किया। कैबिनेट का कोई और मिनिस्टर इस डिसीजन के बारे में नहीं जानता था। प्लान पूरी तरह सीक्रेसी में तैयार हुई थी, सिर्फ शाह, मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच। कुछ ही घंटों के अंदर कश्मीर लॉकडाउन में चला गया। 40 लाख लोगों की कम्युनिकेशन लाइन काट दी गई। लगभग 5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय कर दिए गए। देश इस डिसीजन को समझ भी नहीं पाया था कि शाह ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके साथ आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस लॉ के तहत पड़ोसी देशों से आए हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस को रेफ्यूजी स्टेटस मिल सकता था। मुस्लिम्स का एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया गया। 2025 तक वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर बन चुके थे। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं था, वो गवर्नर्स से वाइस चांसलर्स और रेगुलेटरी बॉडीज के हेड्स हर किसी की अपॉइंटमेंट पर भी गहरा असर रखते थे। जब चीफ मिनिस्टर्स या बीजेपी लीडर्स दिल्ली आते हैं उन्हें पता होता है कौन से दरवाजे पर जाना है। शाह ने कभी प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन नहीं दिखाई। उन्होंने कभी मोदी को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। जब उनसे मोदी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है तो वो बात करने से इनकार कर देते हैं।
शाह के पास बेहद पावर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा मोदी के शैडो में काम करना चुना। मोदी के बिना शाह एक हाईली स्किल्ड पॉलिटिकल ऑपरेटर जरूर होते, लेकिन शायद इंडिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी नहीं। अमित शाह जो है जी, आज उनके ऊपर भी वीडियो देखने का मौका मिला है। अब तो वो बहुत ही पावरफुल इंसान है और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसकी सारी जर्नी जो है वो आज सुनने के लिए मिली है कि किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई और कौन वो शख्स है जो उनको पॉलिटिक्स में लेकर आने वाला है, कौन वो शख्स है जिसने शो किया अमित शाह को। और अमित शाह जो है उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा, कुछ तो नाकामियों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन ये है कि आरएसएस को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, वहीं से वो निकल कर आए हैं और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको वो गाइड करते रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की जो जर्नी है उसको लेकर चलना है। अमित शाह जो हैं वो लोगों की भावनाओं को समझते थे। वो जानते थे कि किस तरह से लोग जो हैं उनको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना है। ज़ाहिर-सी बात है जो जो ख़ामियाँ थी, जो कमियाँ थी उनके ऊपर इन्होंने वर्क किया है। बीजेपी जो पहले मौजूद थी, जो बीजेपी जो वर्क कर रही थी पार्टी के लोग, उनके ऊपर वर्क करना, उनकी जो स्ट्रैटेजी है उस चीज़ को समझना कि अवाम जो है वो उस तरह से हमारी तरफ क्यों नहीं आ रही, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हैं वो कह लें कि दूसरी पार्टियाँ जो हैं उनको जितवा रही हैं। तो ऐसी कौन-सी ख़ामियाँ हैं जो बीजेपी को हरा रही हैं? उन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने वर्क करके एक दफ़ा बीजेपी को पूरी तरह से तोड़ा और तोड़कर नए जो शुरुआत है ना एक, वो की और एक नए सिरे से पार्टी जो है उसका निर्माण हुआ और उसके बाद जो है जी वर्क करना इन्होंने स्टार्ट लिया और पहली दफ़ा इलेक्शन जो है वो जब जीते हैं तो उससे दोबारा जब इन्होंने इलेक्शन जीता तो उससे बढ़ के था, उससे दुगनी ज़्यादा संख्या में वोट जो हैं इनको मिले थे क्योंकि जो पहली दफ़ा इन्होंने इलेक्शन जीता था उसमें लोगों के मसाइल के ऊपर इन्होंने काम किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और जो लोग सुनना चाहते थे, उन मुद्दों के ऊपर इन्होंने बात की। क्योंकि राम मंदिर जो है उसका भी एक बहुत बड़ा मसला कई सालों से चल रहा था और जितने भी सनातनी लोग हैं उनकी आस्था के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई थी और सब लोग यही चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर जो है उसका निर्माण होना चाहिए और बाबरी मस्जिद जो है वो एक अवैधिक बनी हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। तो फिर वहाँ पे इन्होंने इस मुद्दे के ऊपर भी बात की कि राम मंदिर जो है वहाँ पे बनना चाहिए। लोगों को लगा कि एक उम्मीद की किरण जो है वो आई है और ऐसे कह लें कि लोगों ने इनके साथ ताउन किया कि देखें कि जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो तो पूरी करने वाले लीडर आते जाते रहते हैं, लेकिन आस्थाओं के ऊपर काम करने वाले जो लीडर होते हैं ना वो बड़े काम होते हैं क्योंकि इस चीज़ में बड़ा खतरा है। ज़ाहिर-सी बात है जो भी धर्म की बात करेगा वो कट्टरपंथी कहलाएगा और जो कट्टरपंथी कहलाएगा लोग जो हैं वो फिर उससे पीछे हट जाते हैं, ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि लोगों को चाहिए ऐसा इंसान जो न्यूट्रल रहकर, जो सेकुलरिज़्म को पसंद करे, जो सबको बराबर समझे। ये भी समझते तो हैं, लेकिन ये जो हैं ये भी जानते थे कि सनातनी जो लोग हैं, उनकी आस्थाएँ जिन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, वो भी तो उनको मिलना चाहिए ना। तो एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया और इसके ऊपर कोशिश की कि राम मंदिर जो है वो बनना चाहिए और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अपने दूसरे वर्क में बिज़ी थे। तो ये जो हैं ये लोगों को देख रहे थे कि हमने किस तरह से लोगों की जो मसाइल हैं उनके ऊपर काम करना है। एक टाइम ऐसा भी आया कि इनके ऊपर जो है वो इल्ज़ाम भी लगे, जेल भी इनको जाना पड़ा और कत्ल का इनके ऊपर केस भी चल रहा था। इन सारी चीज़ों को, इन सारी चुनौतियों को सामने रखते हुए हिम्मत नहीं हारी भाई साहब ने और लगे रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं और फिर एक ऐसा टाइम आया कि कोर्ट ने भी इनको बरी किया और उस चीज़ में भी वो जीते हैं और देख लें कि आज एक बहुत बड़ा पावरफुल नेम जो है वो उनको मिला हुआ है और अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनकी कामयाबी के पीछे भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ देखा जाता है कि अमित शाह जो हैं, उनकी कोशिशों के माध्यम से ही नरेंद्र मोदी एक प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल जी। और इस वीडियो के माध्यम से जो है वो हम जो अभी तक जान पाए हैं वो यही है कि अमित शाह जो हैं उनका एक अहम रोल है। अभी ये वीडियो 2025 तक की थी, तो 2026 में अभी जो इलेक्शन हुए, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीते हैं,
तो उसमें भी बताया जा रहा है कि अमित शाह का बहुत ज़्यादा रोल है। उन्होंने जाके उधर तकरीर भी की, उन्होंने स्पीच भी दी, तो काफ़ी सारा सुनने में आ रहा है कि जी अमित शाह का जो है बहुत बड़ा हाथ है इस जीत में। तो इसलिए इस रिलेटेड जो है वीडियो लेके आए हैं और रिक्वेस्टेड वीडियो है। और ये अमित शाह जो हैं, इनमें देखा जाए तो काफ़ी सारे जो है वो ज़ाहिर है सुनने वालों को, देखने वालों को लगेगा कि ये गलत मतलब के जो है वो तरीके से ये सारा कुछ किया गया है काफ़ी सारी जगहों पे, कि माइनॉरिटीज़ को जो है वो इग्नोर करके मेजॉरिटी जो है उस पे ध्यान दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे देखने में, सुनने में लगेगा कि धर्म के नाम पे जो है वो ये सारा कुछ हुआ। दूसरा ये कि जो अपोजिशन है उसके साथ जो है वो ज्यादती की गई। उनके जो पावरफुल जो है वो असर शुरू करने वाले जो मिनिस्टर हैं उनको खरीदा गया, और वो पैसा कहाँ से आया वो सारा कुछ जो है बीच में सुनने को मिला। और यही लगेगा कि जाहिर है ये गलत हुआ, 2 नंबर तरीके से हुआ ये सारा कुछ, और इस तरह हुआ। लेकिन भाई सीधी सी बात है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कभी भी सीधी हो ही नहीं सकती, चाहे आप जैसे भी हों। छोटे लेवल पे पॉलिटिक्स सीधी हो सकती है, लेकिन पूरे इतने बड़े 1.5 अरब की आबादी में पॉलिटिक्स कहें कि सीधे तरीके से की जाए, कभी भी नहीं हो सकती। और अपोजिशन को जो है वो जाहिर है उन्हीं के तरीकों से मात देनी पड़ती है अक्सर। तो वो इन्होंने दी है अमित शाह ने। और इन्होंने मेजॉरिटी पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया, मिनॉरिटी पे इतना फोकस नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनको पता था मिनॉरिटी पे जितना भी फोकस किया जाए वो वोट जो है वो कभी भी बीजेपी को नहीं दे, क्योंकि बीजेपी जो है वो आरएसएस जो है वो लीडर देखा जाए तो अमित शाह भी आरएसएस से तल्लक रखते थे। अपना नरेंद्र मोदी भी जो है आरएसएस से, और भी कई कई लीडर होंगे जो कि आरएसएस से, योगी बाबा हो गया, या आरएसएस से जो है वो तल्लक रखते हैं। तो ज़ाहिर है वो एक धार्मिक किस्म की वो पार्टी है, मतलब आरएसएस है, स्थल है। तो उस के साथ जो है वो कोई भी दूसरे जो लोग हैं वो कभी भी वो चीज़ नहीं रखेंगे, उनके साथ लगाव नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये एक धार्मिक है और धार्मिक जो है वो भी अलग धर्म की है, तो इसलिए जो है वोट नहीं डालेंगे। तो उन्होंने मेजॉरिटी पे फोकस किया, उन्होंने देखा कि क्या करना चाहिए, किस तरह जो है वो बीजेपी ऊपर आएगी, उनकी पार्टी ऊपर आएगी। लेकिन इनमें एक खास बात है कि वो लायल रहे अपनी पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ, क्योंकि वो लेके आने वाले थे तो उनके साथ लायल रहे। लॉयल्टी इनमें है। और बाकी पॉलिटिक्स में भाई कुछ इधर का उधर जो है वो करना पड़ता है, वो अपोजिशन भी करती है, हर कोई करती है। कोई कहे कि ये ऐसा नहीं होता पॉलिटिक्स में, ये है वो है, तो ये वो वहम में या जी रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सारा कुछ होता है। तो ये एक मतलब कि किंग मेकर है। इनको किंग मेकर के जो है वो नज़र से देखा जाता है अब, कि ये जिसको चाहे वो किंग बना सकते हैं। अब पहले यूपी का है, ये जो वीडियो है इसमें यूपी की ज़्यादा जो है वो जिक्र हो रहा है कि यूपी में किस तरह जो है वो बीजेपी जो है वो पहले नहीं जीती थी और किस तरह वो जीती। इमोशनल स्पीच की, उसके बाद मेजॉरिटी पे फोकस किया, राम मंदिर जो है उस पे फोकस किया, तो वो चीज़ें जो है वो बताई गई। तो अभी जो है वेस्ट बंगाल की मिसाल ले लें, वेस्ट बंगाल में कोई और पार्टी कभी जीती नहीं है, लेकिन अमित शाह ने जो है वहां पे भी बीजेपी को काफी मार्जिन के साथ जो है वो जिता दिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है और इनका हाथ है, और ये पावरफुल है। लेकिन ये फिर भी पीएम की कुर्सी पे नजर नहीं है इनकी। लायल है भाई, जो उनको पॉलिटिक्स में लेके आया उन उसके साथ लायल है। यही चीज है कि अगर आपके साथ आपकी टीम में लायल लोग हैं ना भाई, आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो पुराने जमाने में हिस्ट्री देखते थे कि जी सल्तनत के जो बादशाह थे, राजा थे, चाहे जितने भी ताकतवर हों ना, जब घर का कोई जो है वो गद्दार निकल आए तो जितने भी ताकतवर या पावरफुल हों उनकी सल्तनत डूब सकती है, अगर घर में कोई गद्दार हूं तो वही बात है कि अगर लायल हूं तो भाई आपको कोई भी जो है वो ताकत जो है वो हिला नहीं सकती, क्योंकि आमने सामने मुकाबला करना है। अंदर से तो कोई मार नहीं होगी, टूट फूट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे लायल है भाई, लॉयल्टी दिखाई गई है इनकी, कि अपनी मतलब के
अपनी सियासी पार्टी के साथ लायल हैं, जो उनको पॉलिटिक्स में लेके आए उसके साथ लायल हैं, कभी नजर नहीं रखी पीएम की कुर्सी पे। हालांकि उनको नरेंद्र मोदी को जो है वो जिताया, इनका रोल है एक, वो चीज जहाँ पे दिखाई गई और किस तरह दिखाई गई है, मतलब किस तरह उन्होंने किया, वो सारा कुछ बताया गया यहाँ पे। क्या क्या उन्होंने पार्टी के लिए किया, वो किस तरह जेल गए, फिर किस तरह छूटे, फिर यूपी में किस तरह सियासत की, अब वेस्ट बंगाल में जो है वो सियासत की है, उस पे भी वीडियो ले आएंगे। तो ये किंग मेकर है। बाकी ऊंच नीच भाई हर जगह चलती है, धर्म की जो है वो कई जगह पे, पॉलिटिक्स भी मतलब अपोजिशन के साथ करनी पड़ती है। तो जीतने के लिए अगर आप मतलब सीधा सीधा करेंगे तो आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। पॉलिटिक्स में ये सब कुछ करना पड़ता है, और इन्होंने किया, इन्होंने अपोजिशन को भी कमजोर किया और अपनी पार्टी में जो कमजोर मोरे थे उनको भी हटाया, और इसलिए वो ताकतवर बनाया, लायल बंदे लेके आए बीच में। तो ये चीजें जो हैं वो बीच में हुई हैं। और बहरहाल अभी कोई और अगर आप कहते हैं कि वीडियो लेके आए, तो और किसी की भी जो है वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इन्होंने भी पूरी डिटेल के साथ जो है वो बताया कहाँ से शुरू हुआ इनका करियर, कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ से ये पॉलिटिक्स में आए, फिर क्या हुआ, वो सारी डिटेल जो है इन्होंने दी है 2025 तक। बिल्कुल जी, अच्छी डिटेलिंग वीडियो थी। और अमित शाह जो है वो, क्योंकि हम 4-5 नाम जो हैं मोदी हुकूमत के वो देखते हैं, टॉप लिस्टेड, टॉप लाइन जो हेड है वो तो मोदी सर जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन उनके अंडर जो है अजीत डोभाल जी हैं, एस जयशंकर हैं, योगी बाबा हैं, अमित शाह जो हैं। तो भाई उनमें से एक जो है वो बंदा अमित शाह, उनका नाम आया है कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया। अब ये कुछ लोगों को देख के लगेगा कि इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भाई ये खुद होल्ड कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि एबिलिटी जो है वो कुछ लोगों में होती है, कुछ क्रिएट करने की, कुछ बनाने की, या किसी को किसी पोजीशन पर लाने की, तो में वो मौजूद होती है। वो अपनी सलाहियत को पहचानते हैं कि मैं कहाँ पे फिट बैठता हूँ। तो वो उन्होंने अपना कह लें कि वो मोटिव रखा, उनको कोशिश की जताने की। और जो परेशानियाँ एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी में आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो उन्होंने मेंशन भी किया। जिस तरह केसेस चल रहे थे, एक टॉम था, वो कह लें कि उसको मारा, उसकी फैमिली को मारा, वो भी एक केस जो है वो चल रहा था। सारी सिचुएशन होने के बावजूद मतलब उनको एक कह लें कि नज़रबंद भी कर दिया गया। तो लेकिन भाई एट द एंड वो बंदा जो है वो कहीं न कहीं स्ट्रेटजी रखता था खुद को क्रिएट करने की, या एक हुकूमत लाने की। और मैं कहूँ अगर अप्स एंड डाउन्स चल रहा था, तो एक अच्छी हुकूमत ही आई है और उसने होल्ड किया है। और इंडिया जो है वो कहीं न कहीं किसी मुकाम के ऊपर है। आज जो जिस मुकाम पे को ऊपर कह लें कि डंका बज रहा है ना इनका, वो भाई इस बंदे की मेहनत पीछे नज़र आ रही है। और भी बंदे हैं इसके पीछे। सिंगल हैंडेड जो है वो कोई भी इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकता। एक टीम वर्क होता है, हमेशा मैं कहता हूँ। टीम इनकी अच्छी है और इनकी टीम में अमित शाह जो हैं उनका नाम जो है आज सुनने को मिला कि भाई क्या लेके उनके पास में क्या सिचुएशन चल रही थी। 18-16 साल का लड़का जो है किस तरह मोदी सर से मुलाकात करता है, और सेम ही कैटेगरी के होते हैं, लेकिन क्या वार्तालाप होती है वो अभी तक सीक्रेट है। और जब भी सवाल पूछा जाता है उनसे रिलेटेड कि आपका और उनका रिलेशन कैसा चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है, किन मुद्दों के ऊपर बात होती है, तो वो कभी भी जो है अ, उन चीज़ों को अनफोल्ड नहीं करते। तो ये भी एक रहस्य, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो हो सकता है, क्योंकि अगर आवाम को पता चलेगा तो भाई उनमें 100 नुक्ते निकालेंगे कि इनके दरमियान ये मुआहदा हुआ, ये चीज़ें हुई। लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर जो है वो पड़ा इस चीज़ का कि मोदी जो हैं वो कह लें इक़्तिदार में आए, होल्ड किया और कंट्री को ऊपर लेके आए। ज़बरदस्त जी। और उनकी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी बहुत जानने को मिली। और कमेंट सेक्शन ओपन होगा जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके तो हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।